Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 8 का जो चैप्टर 2 हमने शुरू किया था जिसका नाम है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, जिसमें हमने जिसके दो पार्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और वो दो पार्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिस ना हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आई हूं मैं। तो आज हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे इसका, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया था, दिल्ली सल्तनत का विरोध देख लिया था किस तरीके से हुआ। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। ठीक है, जिसने इंडिया में मतलब अगर इंडिया को के साम्राज्य के विस्तार में कह लो या उसके विकास में कह लो, हर चीज पर एक बहुत लंबे समय तक अगर किसी साम्राज्य का शासन रहा है तो वो मुगल साम्राज्य है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ लिया था कि लोधी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश के आखिरी शासक जो थे वो लोधी में इब्राहिम लोधी थे। तो इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और बाबर इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य के अगर इतिहास की बात करें या उनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये पिता की तरफ से तुर्क मंगोल विजेता तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो पैतृक वंशज यानी पिता की तरफ से ये किसके वंशज थे? तुर्क मंगोल विजेता तैमूर के वंशज थे। और माता की तरफ से ये चंगेज खान के वंशज थे। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन ये अपने आप को कभी भी चंगेज खान का वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसका कारण ये था क्योंकि चंगेज खान का नाम जब भी सुनता है इंसान तो उसके दिमाग में क्रूर छवि सामने आती है, बहुत मतलब युद्ध, खून खराबा, ये सब समझ लोगों के ध्यान में आता है। तो वो अपनी इमेज इस तरीके की नहीं दिखाना चाहते थे, इसीलिए वो अपने आप को या वो खुद को तुर्क मंगोल विजेता तैमूर का वंशज कहलवाना ज्यादा पसंद किया करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये माता की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे और पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रमुख शासकों की या भारत में इसके प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं तो हम बात करें सबसे पहले जो इसके शासक हैं वो है आपके बाबर। ठीक है, बाबर इसका पहला शासक था और बाबर की अगर हम बात करें तो 1526 में जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये कहाँ से आए थे तो ये मध्य एशिया से आए थे। कौन? मंगोल। ठीक है, तो तुर्क मंगोल जो थे ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। 1526 में इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करी। ठीक है, अगर हम खासियत इसकी बात करें कि बाबर की क्या कुछ खासियत थी, ठीक है, क्या विशेषताएं थी, तो इसने बारूद युद्ध की तकनीक भारत में पहली बार पेश करी थी अगर किसी ने तो वो बाबर ही था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसने अपना बाबरनामा जो है वो लिखा है और इसमें इसने क्या करा है, हमारे मतलब भारत की धन दौलत की तो बहुत प्रशंसा की है, लेकिन भारत की जलवायु और रीति रिवाज को इसने इतना कुछ खास पसंद नहीं किया। ठीक है, तो ये बाबर का शासनकाल था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना किसमें करी? भारत में करी। ठीक है, उसके बाद इनका जो पुत्र था, ठीक है, बाबर का जो पुत्र था उसका नाम था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं जो था कि वो इतना ज्यादा अच्छा और इतना प्रसिद्ध शासक नहीं रहा क्योंकि उसके समय पर शेरशाह जो है, शेरशाह सूरी वंश के शासक, उसका आक्रमण उसको झेलना पड़ा, जिसके कारण क्या होता है, हुमायूं जो है वो हार जाता है और उसको भारत से बाहर भगा देता है शेरशाह सूरी और सत्ता उसके हाथों से चली जाती है। ठीक है, फिर ऐसे अराउंड 10 साल तक का उसे अज्ञातवास वहां पर बाहर गुजारना पड़ता और वो भारत नहीं आ पाता। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद कहीं जाकर हुमायूं जो है वो भारत में वापस से आक्रमण करता है और वापस से अपने साम्राज्य की स्थापना कर पाता है। ठीक है, लेकिन शेरशाह सूरी जिस वक्त आया तो सूर्य वंश ने काफी प्रशासनिक सुधार भारत में किए थे। ठीक है, उसके बाद इसका ही शेरशाह सूरी का ही एक पौत्र था या पोता था, ये हेमू था जिसका नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी अपने आप को कहलवाना पसंद करता था। ठीक है, उसने क्या किया, उसको अकबर हराता है। ठीक है, अकबर कब हराता है? पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है, पहला होता है इब्राहिम लोधी और बाबर का, दूसरा होता है आपका हेमू और अकबर का। ठीक है, हेमू और अकबर के युद्ध के बाद अकबर वापस से मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, और पावर अपने हाथों में लेते हैं। ठीक है, तो अकबर की हम बात करें तो अकबर की जो है 1556 से 1605 तक शासन करता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पर हमला करा इसने और चित्तौड़गढ़ के किले को जीतना इसकी एक बहुत बड़ी विजय थी। इसके अलावा भी काफी इन्होंने मतलब काफी विजय
या मतलब अगर देखा जाए तो काफी युद्ध इन्होंने लड़े हैं, जिसमें ये सफल भी रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें कुछ इसकी नीतियां थी जिन नीतियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि अकबर द ग्रेट लोग इसको कहते हैं, महान शासक इसको मानते हैं। तो किस लिए माना जाता है, तो सबसे पहली बात, इसकी जो नीतियां थी ना वो बहुत ज्यादा सहिष्णु थी, मतलब कि बहुत ज्यादा सेंसेबल ये नीतियां बनाता था जो सभी को समान माने। ठीक है, मतलब ये एकता वाली नीतियां बनाया करता था। जैसे कि आप देखेंगे इनसे पहले जो भी इससे पहले शासक हुए उसने मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म की संस्थापना की बात करी है, उसको बढ़ाने की बात करी, लेकिन अकबर एक ऐसा राजा रहा है जिसने कभी भी मतलब सिर्फ इस्लाम को बढ़ावा देने की बात नहीं करी है। उसने सारे धर्मों को समझने की कोशिश करी, यहाँ तक कि उसने सब धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाने की कोशिश भी की थी। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसकी नीतियां काफी ज्यादा मतलब अगर देख रहे हैं मॉडरेट हुआ करती थी। ठीक है, तो क्या सबसे पहले इसने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक ऐसा कर होता था जो गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता था। एक तरीके से इस्लाम जो शासक है वो उनके संरक्षक के तौर पर इस कर को उनसे लिया करता था। ठीक है, तो जजिया कर को इनने समाप्त किया। इसके अलावा सुलह एक कुल की नीति लेकर आया ये। ठीक है, सुलह कुल की नीति, और उसके साथ ही इसने क्या किया कि राजपूत लोगों को अपने प्रशासन में शामिल करना शुरू किया। राजपूत लोगों के साथ इसने संबंध बनाने शुरू किए, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो या फिर वो प्रशासनिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, राजपूतों के साथ इसके काफी अच्छे संबंध रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसने और सबसे बड़ी बात, धर्मों के बीच संवाद को इसने बढ़ावा दिया है। एक बैठक लगाया करता था जिसमें ये सारे धर्म विशेषज्ञों को बुलाया करता था और वहां पर सभी धर्मों की बात सुना करता था, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो काफी अच्छा शासक इसे लोग कहते हैं। ठीक है, और इतिहास में इसके बारे में काफी अच्छी चीजें लिखी भी हैं। ठीक है, तो और ये सबसे महान शासक है मुगल साम्राज्य का। ठीक, उसके बाद अगला अगर इसके सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो इसने क्या किया है, जो भी संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका अनुवाद फारसी में कराने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा कला, साहित्य और स्थापत्य को इसने बढ़ावा दिया। ठीक है, कला को, साहित्य को बढ़ावा दिया है इनने, और काफी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्थापत्य में जैसे आपके जो भी मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं उसमें भी इसका योगदान रहा है। और साथ ही साथ एक बहुत फेमस इसका क्या है कि इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये था आपका अकबर। अकबर जो है वो काफी मतलब मैंने अकबर के बारे में आपको बताया कि क्या क्या इसने किया जो उसके आपके एनसीईआरटी में दिया गया। बाकी अगर हम इसको अगर इसको हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़े तो एक मुगल साम्राज्य में ही काफी दिन लग जाएंगे तो मुगल साम्राज्य जितना आपके लेवल तक के लिए जरूरी है मैं सिर्फ उतना ही आपको पढ़ा रही हूँ, वरना अगर हम करने लगे तो अकबर को पढ़ने में हमें दो दिन लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना जानना है क्या कि भाई इसने चित्तौड़गढ़ पर या और भी काफी सारी विजय हासिल करी, इसके अलावा इसकी कुछ नीतियां थी। ठीक है, और इसने साहित्य वगैरह में इसका रुझान था तो इसीलिए इसने कला साहित्य को बढ़ावा दिया है। ठीक है, इसके बाद के जो शासक आए हैं जैसे जहांगीर और शाहजहां, तो इनका कुछ खास योगदान इतना रहा नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो कार्य मतलब करके गया था, अकबर जो साम्राज्य विस्तार करके गया था उसी को इन्होंने बना के रखा और कला और साहित्य के संरक्षण के लिए, स्थापत्य के संरक्षण के लिए काम किए। लेकिन शाहजहां थोड़ा अगर देखा जाए तो वो कला को का ज्यादा प्रेमी था, तो उसने काफी मतलब इसके साम्राज्य में या इसके अगर देखा जाए तो इसके टाइम पे दरबार में भी बहुत से ऐसे लोग होते थे जो मतलब जिनका सम्मान हुआ करता था उनकी कला की वजह से। ठीक है, तो और साथ ही साथ आपको पता भी है कि ताजमहल एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत अच्छा मतलब कलाकृति है जो इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण जो आपको पता है कि शाहजहां ने कराया था। तो इन दोनों के बारे में आपको बुक में इतना ही दिया गया, ज्यादा दिया नहीं गया। तो आपको इतना ही जानना है कि भाई जो साम्राज्य विस्तार करके गया अकबर उसको इन्होंने बना के रखा, कला साहित्य स्थापत्य जो उसने बनवाया उसका संरक्षण किया इन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ शाहजहां के टाइम पे ताजमहल का निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण कार्य था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब जैसे अकबर एक महान शासक हुआ है, औरंगजेब एक क्रूर शासक हुआ है। मतलब जब भी इतिहास में औरंगजेब का नाम लिया जाता है तो एक छवि बन जाती है कि एक ऐसा शासक, ऐसा क्रूर शासक जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर था। ठीक है, जिसने इस्लाम धर्म के विस्तार के लिए बहुत कार्य किए, और एक ऐसा इंसान जिसने अपने ही भाइयों को मारकर पावर हासिल करी। ठीक है, ऐसी एक कहानी है, एक मतलब बोला जाता है कि दारा शिकोह का सर काट कर इसने शाहजहां को पेश किया था, तब जाकर इसको शासन मिल पाया था, क्योंकि दारा शिकोह ही शासक बनता, वो बड़ा था। ठीक है, तो ये मतलब ज्येष्ठ अधिकारी को बनाया करते थे, तो इसने दारा शिकोह को इसीलिए मारा ताकि ये पावर गेन कर सके। ठीक है, तो औरंगजेब की बात करें तो 1657 से 1707
तक का टाइम पीरियड जो है इसने मतलब इसका रहा है मुगल साम्राज्य में। ठीक है, तो बात करें इसके उदय और शासन की, तो इसने क्या किया, अपने भाइयों को पराजित कर उन्हें मार कर हरा कर इसने क्या किया, पावर हासिल करी। और साथ ही साथ इसने क्या किया, इसने अपने खुद के पिता शाहजहां को कैद करा दिया ताकि ये शासन को अच्छे से मतलब अच्छे से शासन चला सके। और 49 वर्षों तक इसने शासन किया। किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब की अगर हम बात करें तो क्या बताया मैंने, अपने भाइयों को पराजित करके हरा कर सत्ता हासिल करी, पिता को भी कैद करा दिया इसने। ठीक है, इसके बाद इसकी नीतियों की अगर हम बात करें तो इसने भौगोलिक विस्तार बहुत ज्यादा किया, युद्ध करा करता था और युद्ध करके इसने साम्राज्य का विस्तार किया है काफी हद तक। इसके अलावा ये सख्त सुन्नी शासक था। ठीक है, एक मतलब अपने धर्म को ये सुन्नी और मतलब मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में सुन्नी और सिया होते हैं, तो ये एक सुन्नी शासक था। ठीक है, और ये क्या था, दरबार में जैसे पहले के जो भी शासक हुए उन्होंने कला साहित्य का बढ़ावा दिया, इसने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके समय पर कला और साहित्य स्थापत्य से रिलेटेड ज्यादा कुछ कार्य हुए ही नहीं है, क्योंकि इसको ज्यादा इसका ध्यान था अपने धर्म को बढ़ाने पर, साम्राज्य विस्तार करने पे इसका ज्यादा ध्यान रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा जो जजिया कर था जिसको समाप्त किया था अकबर ने, इसने उस कर को, जजिया और तीर्थ कर को वापस से लागू कर दिया था। और ऐसा माना जाता है काफी मंदिरों को ध्वस्त कराने में भी इसका योगदान रहा है, ऐसा किताब में आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ इसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, प्रभाव ये पड़ा क्योंकि ये एक ऐसा शासक था जगह जगह जाके युद्ध किया करता था, तो इसके विरोधी बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, इसे लगातार विद्रोह का सामना करना पड़ा। विद्रोह का सामना करने के साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि इसकी नीतियों की वजह से मुगल साम्राज्य से कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक मतलब उनका मन उठ गया था कि अब ये नहीं लोग मतलब इतना शासन नहीं चला पाएंगे, है ना, क्योंकि इसने ऐसी नीतियां बनाई, क्रूर नीतियां बनाई जिससे कि जनता खुश नहीं थी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी नीति की वजह से क्या हुआ, उसके निधन के बाद जो साम्राज्य है, साम्राज्य कमजोर पड़ गया। और आप देखेंगे कि क्षेत्रीय शासकों का उदय होता है इसके विरोध में, इसके प्रतिरोध में। तो ये था आपका मुगल साम्राज्य। इसका लास्ट टॉपिक रहता है, क्योंकि इसी चैप्टर में पहले जो होता था अलग हुआ करता हर एक टॉपिक के, लेकिन इस बार जो एनसीईआरटी की अपडेटेड बुक आई है उसमें इन्होंने सारे चैप्टर्स को मिक्स करके एक चैप्टर बनाया, तो थोड़ी लंबी वीडियोस जाती हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल के साथ बने रहना है। बाकी पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये चैनल एक इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है, तो आपको क्या करना है, चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। जिनको भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, उन तक भी इस चैनल को पहुंचाना है। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट